स्टार्ट करें। तो हेडिंग डालो एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखो जो सबसे पहली थी हमें टू फाइंड इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन मोल्ड। ये हम कर चुके हैं। हमने जो क्वेश्चंस किए थे उसमें यही किया था हमने। कई केसेस में हमें वो केस ही दे देता था, तो हमें क्या निकालना होता था, इक्विलिब्रियम पर उनका पार्शियल प्रेशर निकालो या कंसंट्रेशन। तो ये वाली एप्लीकेशन हमारी हो चुकी है उन्हीं क्वेश्चंस के थ्रू ही। ठीक है, तो ये हमारी एप्लीकेशन हो चुकी है। अगली एप्लीकेशन क्या है, टू फाइंड द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। टू फाइंड, पहले डायरेक्शन कर लेते हैं, टू फाइंड द डायरेक्शन। और तीसरी क्या है, टू फाइंड द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। तो हमारी ये तीन एप्लीकेशंस है हमारी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। पहली ये हमारी हो चुकी है, पहले हमने जो क्वेश्चंस किए थे। तो अब हम स्टार्ट करेंगे टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो, ये लिखने के बाद टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन लिख लो इसको। फिर उसके बाद पहला अब हम ये स्टार्ट करेंगे टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। लिख लिए सबने? चलो हेडिंग डाल। अब मजेदार खेला स्टार्ट होगा। टू फाइंड डायरेक्शन। तुम मुझे बताना, इतना तो तुम्हें आता ही है। 3-4 क्वेश्चन पूछूंगा, बताना, सब बताएंगे मिलके। ठीक है, मान लो मेरी एक रिएक्शन है A प्लस बी गिविंग C प्लस डी। अगर मैं इनिशियली 1 मोल ये ले रहा हूँ, 1 मोल ये ले रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे बता दो ये रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी बैकवर्ड में? तो कहाँ जाएगी? तो ये मेरी जाएगी फॉरवर्ड। बहुत सही। ठीक है, मतलब तुम्हें आता है। अगर मैं ये और ये लेता हूँ बैकवर्ड, चलो ठीक है, बैकवर्ड में जाएगी। अगर मैं 1 मोल ये 1 मोल ये 1 मोल ये लेता हूँ तो कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड में। बहुत बढ़िया आता है यार तुम्हें तो सबको। अब लास्ट है मेरा, अगर मैं 1 मोल ये लेता हूँ 1 मोल ये 1 मोल ये 1 मोल ये, अब बता दो कहीं नहीं जाएगी? पक्का बताओ, कहीं नहीं जाएगी, इक्विलिब्रियम पे है। दोनों जाएगी। बोलो बोलो, कहीं भी जा मन करेगा, कभी इधर कभी उधर। बता दो, फाइनल बता दो, चलो डन करते हैं। कहाँ जाएगी? एक बोल दो। कहीं भी जा मन करेगा, जहां बुलावा आएगा माता रानी का। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा? कांट बी प्रिडिक्टेड। हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते जब तक मुझे क्या ना गिवन हो, के इक्विलिब्रियम। मतलब क्या हो गया, के इक्विलिब्रियम अगर मुझे नहीं गिवन तो मैं इसको प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकता। समझ रहे हो? लेकिन अब इनको प्रिडिक्ट करने के लिए हमारा एक साथी आता है। ठीक है, के इक्विलिब्रियम बुलाता है अपने दोस्त को। वो उसका दोस्त कौन होता है? वो होता है रिएक्शन कोएफिशिएंट। लिख लेता ना पिछला, या बैक करूं? चलो उसके दोस्त को तो बुला लें पहले। ठीक है, ये उसका दोस्त आता है रिएक्शन कोएफिशिएंट, जिसको हम क्यू से दिखाते हैं। ठीक है, तो लो बैक कर देता हूँ, दोस्त तो आ गया उसका, तब तक नोट करो। मूव तो दोनों डायरेक्शन में करेगी, नेट एक तरफ होगा। हमें तो ये बताना ना, नेट फॉरवर्ड में जा रही है बैकवर्ड में? दोनों तरफ जा सकती है, इक्विलिब्रियम पे नहीं कह रहा मैं, अभी तो चल रही है ना रिएक्शन। इक्विलिब्रियम पे दोनों तरफ जाती है ना। स्टार्टिंग में कह रहा हूँ, स्टार्टिंग जब रिएक्शन स्टार्ट हो, जैसे इधर तुम बोल रहे थे इसमें भी जाएगी तो एंड में जाके दोनों तरफ ही। स्टार्टिंग कैसे होगी? पहले फॉरवर्ड में जाएगी बैकवर्ड में। इक्विलिब्रियम पर तो दोनों तरफ जाती है।
लिख लिया सबने? ज़ुबिन फर्स्ट एप्लीकेशन थी, हमें अगर इक्विलिब्रियम पर निकालनी होती थी किसी की कंसंट्रेशन या किसी का पार्शियल प्रेशर, वो हम पिछले क्वेश्चंस में बहुत बार कर चुके हैं, ठीक है, तो इसलिए उसको दोबारा क्या करना, एप्लीकेशन हम यूज कर चुके हैं उसकी। तो रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या होता है, ठीक है, तो हमारा जो रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या होता है, अगर मेरा जैसे ए प्लस बी था, ठीक है, गिविंग सी प्लस डी, अभी हमने लिया था, ये हमारा क्या था, ये 1 1 1 1, ठीक है। मान लेते हैं इसके दो केस बनाते हैं, दो केस। केस 1 क्या है, इसके के इक्विलिब्रियम की वैल्यू है मान लो 2, ठीक है, और केस 2 क्या ले लेते हैं हम, इसके के इक्विलिब्रियम की वैल्यू है 1/2, ठीक है, हमने एज्यूम कर रखा है एक केस 1 है कि एक केस 2 है, ठीक है, के इक्विलिब्रियम बोले केसी भी हो सकता है, केपी भी, हमें मतलब नहीं है, वो के इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। तो ये मेरा क्या हो गया केस 1 और ये मेरा क्या हो गया केस 2। अब हम क्या देखेंगे, अब हम ये देखेंगे कि इसका इस कंडीशन पर इसका रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या है, इस कंडीशन पर इसका रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या है। रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, हमें वही चीज करनी है, हमें प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन करनी है, लेकिन इस पर हमने कोई रोक नहीं लगाई कि इक्विलिब्रियम पर ही हम किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर हम Q की वैल्यू निकाल सकते हैं। Q मतलब है कोई भी टाइम पर हम क्या करेंगे, रिएक्शन हो रही थी, मुझे चेक करना है इक्विलिब्रियम पे आई है या नहीं आई, मैं Q की वैल्यू चेक करता रहूंगा, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट करता रहूंगा जैसे अभी तक कर रहे थे। अगर उसकी वैल्यू के इक्विलिब्रियम के आ गई, मतलब क्या हो गया, ऑलरेडी के इक्विलिब्रियम पर है। अगर Q की वैल्यू क्या आ जाती है, यहाँ पर तीन केस यहीं बना लेते हैं, अगर मेरा Q जो हो रहा है वो K से बड़ा आ रहा है, ठीक है, अगर मेरा Q K से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, रिएक्शन मेरी आगे निकल चुकी है, Q मेरा पीछे बैठा है, रिएक्शन आगे निकल गया, तो मुझे वापस कहाँ आना पड़ेगा, पीछे, किसके पास आना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम के पास। तो यहाँ पर मेरी रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड में, तो किस में हो गई, बैकवर्ड। अगर मेरा Q की वैल्यू क्या आती है, छोटी आती है K से, मतलब क्या हो गया, K यहाँ पर है और अभी Q मेरा यहाँ पहुंचा है, तो मतलब रिएक्शन कहाँ जाएगी, K के पास, क्योंकि उसने पहुंचना तो K के पास है, तो कहाँ जाएगी वो, फॉरवर्ड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड। अगर मेरा Q और K बराबर आ जाता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, रिएक्शन ऑलरेडी अपने इक्विलिब्रियम पर थी, तो इसका मतलब क्या हो गया, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर ही है, समझ गए। तो अब उसको यहाँ पर अप्लाई करते हैं। यहाँ पर अगर मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पर लगाता हूं, Q क्या आएगा मेरा, क्या आएगा 1, ऑब्वियस सी बात है, 1 × 1 डिवाइड बाय 1 × 1 क्या आ जाएगा 1। Q मेरा क्या है, अभी छोटू है, ठीक है, बच्चा ये, ठीक है, ये इसके पास पहुंचना चाहेगा, कैसे पहुंचेगा, जब ये बड़ा होगा, बड़ा मतलब फॉरवर्ड की तरफ चलेगा, तो कैसे होगा, रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड में। अगर मेरा इस केस में मेरा Q तो वही वही रहेगा 1, के इक्विलिब्रियम से बड़ा है, किस में जाएगा अभी, बैकवर्ड में, तो बैकवर्ड में जाएगा, तो मेरी रिएक्शन क्या होगी, बैक, मतलब सारा का सारा खेला किसका है, के इक्विलिब्रियम का और हमारा Q का, इन दोनों के बीच में कंपटीशन होगा। हमारा आइडियल कौन है, हर कोई बंदा के की तरह बनना चाहता है, ठीक है, ये आइडियल बंदा है, ठीक है, सर्वगुण संपन्न है ये, Q इसके पास पहुंचना चाहता है, कैसे भी पहुंचे, चाहे आगे से पहुंचे चाहे पीछे से पहुंचे, आना उसने के पास ही, ठीक है। तो मैं Q की डेफिनेशन तो ना लिखवाऊं ना, Q का मतलब क्या, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर हम प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का रेशियो लेंगे, वो मेरा Q होता है। लिख लिया सबने, भाई बता दो, लिख लिया तुम सबने, तुमने भी लिख लिया, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखो, सिंपल सा क्वेश्चन होता है, इस पर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं होते, फिर भी एक कर लेते हैं ताकि थोड़ी समझ आ जाए। क्वेश्चन है मेरा, मर गया ये रहा, CO2 प्लस H2 गिविंग CO2, यहाँ पर क्या आएगा, H2 डाला ना, तो यहाँ पर मेरा कुछ गड़बड़ हो गया, इसके अंदर यही होगा ना, और मुझे यहाँ पर टाइम t = 0 पर क्या मोल्स गिवन है, 5 5 5 और ये 5। व्हाट इज द कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, इसको ये वाली चीज रहने दो, क्योंकि इसके अंदर मेरे को इसमें थोड़ी दिक्कत लग रही है, इसको ABCD कर लेना, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, हमारा वही बात रहेगी, ठीक है। अगर लिखा भी हो तो कोई बात नहीं, गलत नहीं लिखना, इसलिए मैं इसको यहाँ पर
सही करके लिखना, ठीक है। इसको A मान लो, ये B मान लो, ये C मान लो, ये D मान लो, ठीक है। व्हाट इज देयर कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, जब मुझे Kc की वैल्यू क्या गिवन है 0.137। देखो इसमें वही कंसेप्ट लगेगा, याद है लिमिटिंग रिएजेंट वाला, कि अगर दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन गिवन होती तो क्या करते थे हम, पहले निकालते लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। यहाँ पर अगर मुझे प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट सबकी कंसंट्रेशन गिवन है, पहले निकाल लो, रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी या बैकवर्ड में, ठीक है। कभी भी तुम्हें अगर ऐसे आ जाए ना सबकी कंसंट्रेशन गिवन है, तो पहले क्यू निकालना है, उसके बाद रिएक्शन को करना है, क्योंकि हमें क्या पता है ये फॉरवर्ड में जा रही है या बैकवर्ड में जा रही है, दोनों तरफ जा सकती है। तो पहले क्यू निकालना है ऐसे केस में, जब भी सारी कंसंट्रेशन गिवन हो, निशानी है ये नहीं सीधा फॉरवर्ड में चला दो, हो सकता है फॉरवर्ड हो, लेकिन हम पक्का नहीं बता सकते ना। अजीब सा बन रहा होगा इक्वेशन, है ना, वहां पर छोड़ देना, कोई बात नहीं, कंसेप्ट समझाना था मुझे, अगर कर सकते हो तो कर लो। इस रिएक्शन का क्यूसी क्या है 5 × 5/5 × 5, तो क्या आ गया 1, और केसी मेरा है कितना, तो रिएक्शन कहां जाएगी, तो क्योंकि 1 अपना पीछे की तरफ जाएगा तो कैसे जाएगी बैकवर्ड, तो बस रिएक्शन को चला दो। मतलब क्या हो गया 5 में से क्या जाएगा x गया, ये भी 5 में से x जाएगा, ये कितना बनेगा 5 + x, और ये कितना बनेगा 5 + x। तो यहाँ पर अब मेरा Kc किसके इक्वल हो जाएगा 5 - x × 5 - x। ये ना सोच लेना कि मेरी रिएक्शन ऐसे चल रही है, रिएक्शन अभी भी वही रहेगी, प्रोडक्ट अभी भी यही रहेंगे, समझ रहे हो ना, जैसे रिएक्शन लिखी होती है, इसलिए किसी और कंफ्यूजन होते वो याद रख लिया करो। मेरा जो K होता है वो होता है राइट हैंड साइड पर जो है, ठीक है, डिवाइड बाय जो लेफ्ट हैंड साइड में, ऐसे रखना चाहते हो ऐसे, ये ना सोच लेना कि भाई यहाँ पर तो अभी रिएक्टेंट बन गया, ऐसा मत सोच लेना, गलत हो जाता है, ठीक है। तो क्योंकि हमें इस पर्टिकुलर रिएक्शन का देखना है, तो मेरा क्या बन जाएगा 5 + x × 5 - x, ठीक है, और Kc की वैल्यू गिवन है 0.137। इसको सोल्व ही करना है और कुछ नहीं करना, कोई बात नहीं, अगर यहाँ तक भी कर लिया सफिशिएंट है। कहाँ पे, हाँ ये तो प्लस होना, ठीक है। तो ये तो स्क्वायर हो जाएगा, फिर अंडर रूट ले लेना, वहां से जाके हो जाएगा, बाकी पेपर में इतना डिफिकल्ट आएगा भी नहीं, आ भी क्या तो कर लोगे, यहाँ तक तो करा किसी ने किया, क्या आ रही x की वैल्यू, x की, चलो बढ़िया जिसने कर लिया, वैसे ज्यादा मुश्किल है नहीं, परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं ये तो, ठीक है। तो देख लेना, आगे बढ़े, अगली हेडिंग डालो, अगली एप्लीकेशन, टू फाइंड एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, टू फाइंड एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। देखो हमने यहाँ पर एक अप्रोक्सीमेट आइडिया ले रखा है कि मेरे अगर के इक्विलिब्रियम की वैल्यू हमने ऐसे बना रखा है, ठीक है, एक मेरा होगा 10⁻³ एक होगा 10⁻+3, ठीक है। अगर मेरी के इक्विलिब्रियम की वैल्यू, ठीक है, के इक्विलिब्रियम की वैल्यू ग्रेटर देन 10⁻³ आती है, ठीक है, या इक्वल टू आ जाती है, इसका मतलब क्या हो गया, के इक्विलिब्रियम की वैल्यू अगर इससे बड़ी आ रही है, तो खुद सोच के देखो, के इक्विलिब्रियम क्या होता है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, और उसकी वैल्यू अगर 10⁻³ से ऊपर है, मान लो 3 मान लो, ये है, तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इससे 1000 गुना ज्यादा है। मतलब क्या हो गया, इनडायरेक्टली मैंने जो ये रिएक्शन की है, उस रिएक्शन में मेरा इनडायरेक्टली क्या हुआ है, सारा का सारा लगभग रिएक्टेंट पूरा का पूरा किसमें कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में। इस केस में हम क्या कर सकते हैं, इस केस में हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर मेरा प्रोडक्ट जो बनेगा डोमिनेटिंग होगा, या इनडायरेक्टली बोल लो ऑल रिएक्टेंट कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट, ऐसे बोल सकते हैं, ऑलमोस्ट ऑल रिएक्टेंट कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट। ऑब्वियस सी बात दिख ही रहे, तो हमने बस एक आइडिया ले रखा है कि यहाँ पर अगर मेरी वैल्यू 10⁻³ से ज्यादा हो, ठीक है, हमने अप्रोक्स ले रखा है। अगर मेरा केस 2 में क्या हो जाए, अगर मेरा के इक्विलिब्रियम 10⁻³ से भी छोटा हो, इसका मतलब क्या हो गया, के इक्विलिब्रियम की वैल्यू में प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होता है, ठीक है, मतलब क्या हो गया, रिएक्टेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है। अगर इसकी वैल्यू मेरी 10⁻³ बन रही है, इसका मतलब क्या हो गया कि मेरी रिएक्शन लगभग हुई नहीं है, ना के बराबर हुई है, बस हमने दिखा दिया कि हुई है, बाकी हुई नहीं है, तो हम क्या बोल सकते हैं,
रिएक्टेंट ऑलमोस्ट रिमेन अनरिएक्टेड, होगी सही, ठीक है, नाम के लिए बस। तो इसमें हमारा क्या बन जाएगा, रिएक्टेंट ऑलमोस्ट रिमेन अनरिएक्टेड, रिएक्टेंट ऑलमोस्ट रिमेन अनरिएक्टेड। ठीक है, मतलब कि रिएक्शन हुई है, थोड़ी बहुत हुई है, नाम के बराबर हुई है। तो इनको सोल्व कैसे करना है वो अप्रोच देखनी है अब हमें। और जो बीच वाली होगी मॉडरेट है, इसमें हम नॉर्मल चल के कर सकते हैं कि दोनों का लगभग बराबर होगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, तो हम यहाँ पर इतना नहीं देखते। हमारे जो क्वेश्चन बनते हैं वो इन्हीं के ऊपर बनते हैं। तो पहला केस क्या था, व्हेन के इक्विलिब्रियम इज वेरी हाई, व्हेन के इक्विलिब्रियम इज वेरी हाई, ठीक है, या वेरी लो पहले कर लेते हैं, इज वेरी लो। अगर मेरा के इक्विलिब्रियम वेरी लो है तो एग्जांपल एक ही रिएक्शन लिख लेते हैं, ए प्लस बी गिविंग सी, ये रिएक्शन ले सकते हैं हम जनरल। ठीक है, मान लो इसकी केसी की वैल्यू है मेरी 10⁻⁻20 मान लो, ठीक है, वो वेरी लो बताना है हमें। तो इनिशियली मान लो मैंने टाइम t इक्वल टू 0 पर 1 से स्टार्ट किया, ठीक है, ये 1 से स्टार्ट किया, ये कुछ भी नहीं होगा, यही होगा, ठीक है। मान लो मैंने 1 से वो कुछ भी नहीं, जब मेरी रिएक्शन चलेगी तो क्या बनेगा, 1 - x, ये क्या बनेगा x। तो मेरा केसी क्या हो जाएगा, क्वेश्चन ही हो रहा है इनडायरेक्टली, केसी का क्या फॉर्मूला होता है, x बाय 1 - x इंटू 1 - x, वो किसके इक्वल हो जाएगा, ये बनेगा। अब यहाँ पर हमें अच्छे से पता है कि रिएक्शन ना के बराबर हुई है, इसका मतलब क्या हो गया, x की वैल्यू बहुत छोटी होगी, ऑब्वियस सी बात है 1 से। अगर रिएक्शन हुई नहीं है, ना के बराबर हुई है, तो हम यहाँ पर x को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, अगर बहुत छोटी है, दिख ही रहा है तुम्हें यहाँ पर कि रिएक्शन ना के बराबर हुई है 10⁻⁻20, तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं इसको नेग्लेक्ट कर सकता हूँ 1 के रिस्पेक्ट में, ये भी हो जाएगा, तो मेरे x की वैल्यू क्या आ जाएगी। तो मतलब हम इसको अप्रोक्सीमेटली सोल्व करते हैं ऐसे ही, और एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वो ये ऐसे वैल्यू नहीं देता जहां पर तुम्हें इनको सोल्व करना पड़े। तो ध्यान रखना कि वहां पर हम क्या कर सकते हैं, 1 - x को लगभग किसके इक्वल लिख सकते हैं, 1, क्यों, बिकॉज x इज वेरी स्मॉल। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर केसी मुझे कूद कूद के बता रहा है, बाहर निकल निकल के बता रहा है कि भाई मेरी वैल्यू बहुत ही कम है, मतलब मैं रिएक्ट हुआ ही नहीं हूँ, तो मेरा क्या हो जाएगा, बिकॉज x इज वेरी स्मॉल। समझ गए इतनी बात, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसकी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा होती है। अभी दिखाता हूँ दीपिका, 2 मिनट रुको, पहले ये नोट कर लो, अभी दिखा दूंगा, ये नोट कर लो, अभी दिखाता हूँ पिछला पेज। दूसरा केस अपने आप बना के देखो, जब वेरी लार्ज है, सेकंड, व्हेन के इक्विलिब्रियम इज वेरी लार्ज, जो यहाँ बैठे हैं कर लो, बाकी वो अभी तो करवाते हैं। नोट कर लिया, ये सब हो जाए तो मैं पिछला पेज कर दूंगा, ये नोट कर लो, एक बार ट्राई करो, उसमें क्या होगा, रिएक्शन यही लिख लेना और केसी की वैल्यू ले लेना 10⁻10 ले लेना, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हैं। ट्वेंटी भी ले सकते हैं हम, 10 ले लेते हैं, थोड़ा दिखेगा ना कि अलग वैल्यू बदल दी। कर लिया नोट, पीछे कर दो ये वाला जो मांग रहे थे, पिछला पेज। किसी का अगर हो जाए तो बता देना, ठीक, कि उसको अप्रोच कैसे करेंगे। वाह, 1 को ही नेग्लेक्ट कर दोगे, नहीं सर, उसको x ले लेंगे। 1 मैक्सिमम है, मैक्सिमम को नेग्लेक्ट कर दो, नेगेटिव में ले जाओ उसको, लॉस में ले जाओ, 1 में से तुम 5 माइनस कर दो, 1 में से होगा तो उससे छोटा ही माइनस कुछ है। महान इंसान हो, है 1 - x को उड़ा देंगे, चलो देखते हैं, एक बार ये नोट कर ले, आगे बढ़े। कर लिया नोट, कर लिया, चलो दूसरा केस क्या है मेरा, व्हेन केसी इज वेरी हाई, व्हेन केसी इज वेरी हाई, कि केपी भी हो सकता है, हम केसी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो मैंने यहाँ केसी ले लिया। मान लो मेरी यही रिएक्शन है, a + b गिविंग सी, पहले यही ली थी ना, तो यही ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो मेरी केसी की वैल्यू है 10⁻10,
ठीक है, पिछले में 20 ली थी माइनस, तो ये 10 ले ली, ज्यादा ही है, ये दिख ही रहा है। तो इनिशियली मान लो मेरी 1 थी, ये क्या थी 1, ये क्या थी ठेंगा, क्या थी ठेंगा, ठीक है। तो 1 में से मेरा x गया, ये क्या बना 1 माइनस एक्स, ये बना x। अब हमें पता है कि ये तो बहुत सारा कंज्यूम हो गया, इसका मतलब 1 में से x को नेग्लेक्ट तो नहीं कर सकते, और जो बच्चे कह रहे थे 1 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो वो नेगेटिव में तो नहीं लेके जा सकते, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 2 स्टेप्स में खेलना है। 2 स्टेप क्या है, ध्यान से समझना, स्टेप्स लिख लो, उसके थ्रू बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे पहला स्टेप क्या है, स्टेप 1 कंप्लीट द रिएक्शन। पहला स्टेप क्या है, कंप्लीट द रिएक्शन, रिएक्शन को पूरा कंप्लीट कर दो जितनी हो सकती है, मतलब इतना तो पता ही है। और दूसरा स्टेप क्या है, रिवर्स इट। अभी समझाता हूँ मतलब क्या है। अगर तुमने ऐसे किया बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा, कुछ एज्यूम नहीं करना पड़ेगा। अब अगर मुझे इसको रिएक्शन को पूरा खत्म करना है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये ठेंगा हो जाएगा, ये ठेंगा हो जाएगा, ये पूरा का पूरा किसमें कन्वर्ट, प्रोडक्ट में चला गया, समझ रहे हो, पूरा का पूरा। अब मैं क्या बोल सकता हूँ, अब मैं रिवर्स कर दूंगा रिएक्शन को, मेरा क्या बन जाएगा, सी गिविंग बी प्लस ए, ये हो गया। और मुझे बताओ इसका केसी क्या हो जाएगा, 10 रेज़ टू पावर -10, ठीक है। और अब मेरा सी कितना है, 1 है, ये अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये भी कुछ भी नहीं है। जब ये रिएक्शन बढ़ेगा तो क्या बनेगा, 1 माइनस एक्स, ये क्या एक्स। तो इस रिएक्शन के लिए अगर मैं केसी लिखता हूं तो मेरा क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स, ये बनेगा। और किसके इक्वल है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर। अब हम x को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमें अच्छे से पता है कि x की वैल्यू बहुत छोटी होगी, पता है ना, क्योंकि हमने यहाँ पर देख ही लिया x तो टूटेगा ही, प्रोडक्ट हमारा इतना सारा बना हुआ है, तो प्रोडक्ट तो थोड़ा बहुत ही पीछे की तरफ आएगा वापस, समझ रहे हो। तो यहाँ पे मेरा x नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 रेज़ टू पावर। तो इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके, मतलब 2 स्टेप्स लगाने हैं बस, कंप्लीट द रिएक्शन और फिर उसको रिवर्स कर दो, वहां से x की वैल्यू निकाल लो। मतलब क्या हो गया, यहाँ पर ये जो कितना x टूटा था मेरा, 10 रेज़ टू पावर -5, दिख ही रहा है। 1 में से अगर मैं 10 रेज़ टू पावर -5 लूंगा, यही चीज तो डिनोट कर रहा है कि मेरी रिएक्शन कहाँ गया, बहुत कुछ गड़बड़ हुई है क्या, कुछ गड़बड़ हुई है, रुको। तो यहाँ पर मेरे x की वैल्यू ठीक तो है, ठीक है, ये x की वैल्यू तो भी आई है ना, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरी, 10 रेज़ टू पावर -5, मतलब कि प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है मेरी, 1 माइनस 10 रेज़ टू पावर -5। मैंने भी गड़बड़ कैसे हो गया, अब तो हमें इसको देखना है ना कि हमारा प्रोडक्ट लगभग सारा का सारा ही बच गया, ऊपर थोड़ी देखना है, तो नीचे वाले देखना है, ठीक है। तो कभी भी अगर केसी की वैल्यू बहुत बड़ी आ जाए, रिएक्शन को पूरा कंप्लीट कर दो, उसके बाद क्या कर दो, उसको रिवर्स कर दो, वहां से x की वैल्यू निकाल दो। ठीक है, तो नोट कर लिया, कर लिया, बढ़ा दो अपना हाथ, बढ़ा दो ये। अब हमने क्या कर लिया, एक बार समराइज कर लेते हैं, एक बार समराइज कर लेते हैं अभी तक हमने क्या क्या कर लिया इसके अंदर केमिकल इक्विलिब्रियम में। सबसे पहला हमारा क्या है, हमने क्या देखा, मेरी कंसंट्रेशन क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट। रेट क्या होना चाहिए, इक्वल, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड इक्वल, सारा समराइज कर रहे हैं। उसके बाद हमने कुछ रिलेशंस निकाले थे, वो रिलेशंस क्या थे, Kp इज इक्वल टू Kc RT टू द पावर डेल्टा Ng, ये था। और क्या था, ये याद रहने चाहिए, अगले स्टेप में हम तभी जा सकते हैं अगर ये क्लियर है। और हमने 2 और बना लिए थे, क्या था, Kc इज इक्वल टू Kn 1/v टू द पावर डेल्टा Ng, और क्या था, Kp इज इक्वल टू Kn P टोटल N टोटल टू द पावर डेल्टा Ng, ठीक है। उसके बाद अब हमने क्या किया था, उसके बाद हमने क्या था, उसके ऊपर क्वेश्चंस किए थे प्रेशर वाले पे, इनडायरेक्टली हमने एप्लीकेशन की थी, ठीक है। एप्लीकेशंस में हमने क्या क्या किया था, इक्विलिब्रियम में की कांस्टेंट की। सबसे पहली क्या थी, हमें जब निकालना होता था इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन या प्रेशर, दूसरा अब हमने क्या किया, डायरेक्शन, और तीसरा क्या किया, एक्सटेंट, ठीक है। और यहाँ पर जब हमने किया था, यहाँ पर जब हमने इन टर्म्स ऑफ किस किस में टर्म्स में कर चुके हैं, इन टर्म्स ऑफ मोल्स कर चुके हैं, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर कर चुके हैं, इन टर्म्स ऑफ अल्फा कर चुके हैं। और अल्फा के हमने 5 गोल्डन रूल्स पढ़े थे,
याद है ना सारे 5, ठीक है, मतलब यूज करने होते, और हमने ये सारे ये पढ़ लिए थे। तो अभी तक हमने ये सारा कवर किया है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया केमिकल इक्विलिब्रियम का ही। अब अगला पार्ट क्या होता है कि अगर मेरी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, ठीक है, अगर मेरी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है और मैं उसके साथ छेड़खानी करता हूँ, छेड़खानी मतलब सीटी सूटी नहीं मारना, ठीक है, उसको हमने क्या करना है, इक्विलिब्रियम को छेड़ना है। तो उसके लिए हमारा क्या सीन आता है, ली चैटरलियर्स प्रिंसिपल। तो ली चैटरलियर्स प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर मेरा एक सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है, मान लो इक्विलिब्रियम पर है मेरा रिएक्शन, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम पर आ चुका है रिएक्शन, तो अगर मैं इसके साथ कोई भी छेड़खानी करूंगा, कोई भी छेड़खानी करूंगा, इसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करूंगा, समझ रहे हो, मतलब मैं इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करूंगा। अगर कैसे कर सकते हैं, बड़े सारे वेज है, अभी सिखाऊंगा सारे, ठीक है, कंसंट्रेशन बदल दो, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सब, ठीक है। अगर मैं इसका कोई भी छेड़छाड़ करूंगा ना, छेड़छाड़, तो ये अपने आप को वापिस रिस्टोर कर लेगा। मतलब क्या करेगा, वो वापिस उसको अंडू कर देगा, जो भी मैं यहाँ पर चेंज करूंगा ना, उसको अंडू करने की कोशिश करेगा, अंडू द चेंज, जो भी मैंने किया किसी भी तरह करे, जो मैं करूंगा उसको उल्टा करेगा, ताकि वो वापस जो हमने चेंज किया है उसको वापस कंपनसेट कर दे। तो ली चैटरलियर्स प्रिंसिपल क्या है, अब थोड़ा टेक्निकल भाषा लिख लो, लिखना चाहते हो तो, इफ एनी चेंज इज इम्पोज्ड, इफ एनी चेंज इज इम्पोज्ड on the system in equilibrium, if any change is imposed on a system in equilibrium, then the system will shift in that direction, then the system will shift in that direction in which the effect of change, in which the effect of change is nullified, is nullified। ठीक हो गया, भूत आ गया क्या, मैंने कुछ किया ही नहीं इसको। ठीक है, तो ये वाली बात लिखनी है किसी ने, फिर तुम कहोगे बैक ले आओ, लिख लिया ना, ये लिख लो अगर लिखना है, देसी भाषा ही है बस, जो भी हमने लिखे उसका मतलब कि अगर इक्विलिब्रियम पर है, अगर मैं कुछ भी यहाँ पर चेंज करूंगा, ठीक है, इसके साथ छेड़खानी, ठीक है, छेड़खानी, ठीक है, छेड़खानी करूंगा अगर मैं, तो वो क्या करेगा, अपने आप को रिस्टोर कर देगा और चेंज को अंडू करने की कोशिश करेगा। तो हम ये कैसे कैसे कर सकते हैं, सबसे पहला तरीका है चेंजिंग द कंसंट्रेशन। तो सबसे पहले क्या है, कंसंट्रेशन हम चेंज कर सकते हैं। हम कंसंट्रेशन को चेंज कर सकते हैं। कंसंट्रेशन को चेंज हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो इंडिविजुअल की चेंज कर दें या सारे कंपोनेंट्स की चेंज कर दें, ठीक है, या तो इंडिविजुअल की चेंज कर दें या सारे कंपोनेंट्स की चेंज कर दें। मतलब क्या है, सीधी सी भाषा में अगर मैं बोलूं, अगर मैं मान लो a प्लस बी गिविंग c प्लस डी ले रहा हूं, ठीक है, अगर मैं इसमें एक इंडिविजुअली कंसंट्रेशन बदल रहा हूं, मतलब क्या हो गया, मैंने मान लो बाहर से डी डाल दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसकी कंसंट्रेशन का छेड़खानी की बस, ठीक है, तो ये क्या हो गया, इंडिविजुअल कंसंट्रेशन का छेड़छाड़। और ऑल कंपोनेंट क्या है, मान लो मैंने a प्लस बी गिविंग c प्लस डी है, तो ये कैसे करूंगा, सबके साथ छेड़खानी, सबको डाल दूंगा, a भी डालूंगा, b भी, c भी, d भी, और क्या कर सकता हूं, अगर मुझे सबकी छेड़खानी करनी है, a और भी डाल दूं। मैं ये भी तो कर सकता हूँ कि मैं कंटेनर की वॉल्यूम के साथ छेड़खानी कर दूं या उसके प्रेशर के साथ कर दूं। वॉल्यूम अगर मैं आधी करूंगा, इनका क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन डबल हो जाएगी, सबकी हो जाएगी, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। तो इनडायरेक्टली क्या हो गया, ऑल कंपोनेंट्स की बात जब हम करेंगे तो हम वॉल्यूम और प्रेशर कंटेनर का देख लेंगे, और जब इंडिविजुअल करना है तो मैं बाहर से एक आधा बाहर से उठा के इसमें डाल दूंगा और मैं फिर चेंज देखूंगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो दोनों बात समझ गए कैसे करते हैं। वो दोनों से कंसंट्रेशन चेंज रही है, वहां पर एक की हो रही है, यहाँ पर सबकी हो रही है। तो मैं जैसे करवाऊंगा ना, एक बार वैसे करना, ठीक है, वहां से ना कुछ गलती होने के चांस नहीं है। ली चैटरलियर्स से करोगे सही होगा, लेकिन न्यूमेरिकल्स में दिक्कत देता है, तो हम दोनों कर लेंगे एक बार ताकि क्लियर हो जाए। तो हम सबसे पहले इंडिविजुअल वाला केस ले रहे हैं, लिख लिया ना, लिख लिया, चलो आगे फॉरवर्ड में, चलो बैकवर्ड मत लाना। तो सबसे पहला क्या है, इंडिविजुअल वाला,
इंडिविजुअल की जो मैं कंसंट्रेशन चेंज करता हूँ, मान लो मेरी एक रिएक्शन है A प्लस बी गिविंग C प्लस डी, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ मेरी इक्विलिब्रियम पर इनकी कंसंट्रेशन है 1। ये कब है? इक्विलिब्रियम पर। ध्यान देना, अब हम इक्विलिब्रियम वाली कंसंट्रेशन पे छेड़खानी करेंगे। इक्विलिब्रियम आ चुका है, हम मान के चलेंगे, ठीक है। तो मेरा इक्विलिब्रियम पर है। अब मैंने क्या किया, ये मेरा मान लो इसी के अंदर हो रही है रिएक्शन A प्लस बी गिविंग C प्लस डी, ठीक है। यहाँ पे मैं साइड में बस ओवरव्यू दे रहा हूँ कैसे हो रहा है। अब मैंने बाहर से क्या किया, डी डाल दिया, मान लो 1 मोल, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम में 1 नहीं लेकर चल रहा हूँ, 1 लीटर। अगर वॉल्यूम 1 लीटर है तो मोल और कंसंट्रेशन सेम होगी, ठीक है। तो मान लो मैंने बाहर से डी डाल दिया 1 मोल, ठीक है। तो ये मेरा क्या होगा, इक्विलिब्रियम। अगर मैं बाहर से डी डालता हूँ, ठीक है, बाहर से अगर मैं डी डाल देता हूँ 1 मोल, तो मेरा क्या होगा, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना है 1, ये 1, ये 1। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, डिस्टर्ब्ड इक्विलिब्रियम। अब मैंने डिस्टर्ब कर दिया, डिस्टर्ब्ड इक्विलिब्रियम। ध्यान से समझना, ऐसे बिल्कुल स्टेप्स में लिखोगे तो आसानी रहेगी। इसके लिए मुझे बता दो, अगर मुझे इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशंस ऑलरेडी गिवन है तो इसका केसी क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए रिएक्शन के लिए मेरा केसी क्या हो जाएगा 1। अगर नहीं भी गिवन तो तुम अपने आप ही निकाल सकते हो, क्योंकि हमें पता है इक्विलिब्रियम पर ही गिवन है, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये मेरा डिस्टर्ब हो चुका है इक्विलिब्रियम, तो ये क्या करना चाहेगा, इक्विलिब्रियम को रिस्टोर। तो वो रिस्टोर कैसे करेगा, जो मैंने डाला है उसको खत्म करने की कोशिश करेगा। मैंने क्या डाला है, डी, तो डी मेरा क्या हो गया है, इस साइड है, तो उसको क्या कहेगा भाई खत्म हो। तो खत्म करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, इधर की तरफ जाना पड़ेगा। एक तो तरीका हो गया ली चैटरले वाला, दूसरा क्या, क्यूसी की हेल्प से। अगर मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पर क्यूसी निकाल लूं, ये नहीं रहते दूसरे, अगर मैं इस पॉइंट पर क्यूसी निकाल लूं, ठीक है, क्यूसी, तो क्यूसी क्या आएगा इसके लिए 2, और मेरा केसी क्या है, वो तो वही रहेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड। तो क्यूसी वाला अगर पकड़ोगे ना तो आगे जाके न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। अगर कंसेप्चुअल पूछा है तो ली चैटरले से बता दो, अगर तुम क्यूसी से बताओगे तो ये हर जगह वैलिड हो जाता है। ली चैटरले कई बार फेल भी हो जाता है, ठीक है, कई बार, बहुत रेयरली, लेकिन ये वाला कभी फेल नहीं होगा, ठीक है, हमेशा तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगा ये। उसके बाद ये हो गया, अब वो क्या करना चाहेगा, रीएस्टेब्लिश करना चाहेगा इक्विलिब्रियम, रीएस्टेब्लिश इक्विलिब्रियम, ठीक है। हम इसलिए स्टेप्स लिख रहे हैं ताकि हमें क्लियर हो कि हमें कैसे ऐसे क्वेश्चंस को करना है। अगर कोई न्यूमेरिकल आ जाए तो क्या होगा, 2 माइनस एक्स, ये कितना होगा 1 माइनस एक्स, ये 1 प्लस एक्स, और ये 1 प्लस एक्स। अब एक बात बताओ, क्या सिस्टम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदला, वो तो कांस्टेंट रहेगा, बता रखा है, वो टेम्परेचर के अलावा किसी से नहीं बदलता। तो यहाँ पर मेरा केसी अभी भी क्या रहेगा 1, लेकिन अब जो रीएस्टेब्लिश हुआ इक्विलिब्रियम वो क्या है 2 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। तो यहां से अब हमें क्या पता चल गया, एक ही वेरिएबल है और एक ही हमें इक्वेशन चाहिए उसको सोल्व करने के लिए, ठीक है। तो हमने ये इंडिविजुअल में कैसे न्यूमेरिकल करते हैं वो भी बता दिया, अब एक न्यूमेरिकल करवा दूंगा। कंसेप्चुअली तो मोरली भी बता देते कि हमने अगर डी डाला है तो रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगी, कितनी जाएगी या कितना मेरा न्यू इक्विलिब्रियम पर एक्स की वैल्यू आएगी वो हमें देखना होता है, निकालना होता है। तो ये सारे स्टेप्स याद रखना। सबसे पहला क्या है, डिस्टर्ब करो, फिर रीएस्टेब्लिश करो, बीच में एक बार क्यूसी भी देखो उसका, ठीक है, और लास्ट में एक वेरिएबल है तो एक ही इक्वेशन चाहिए। अब इस पर एक न्यूमेरिकल करवाता हूं, उसको समझना। लिखो न्यूमेरिकल, 1 मोल ऑफ N2, 1 मोल ऑफ N2, 2 मोल O2, 1 मोल N2, 2 मोल O2 and 3 mole NO are present at equilibrium, are present at equilibrium in 100 liter vessel, in 100 liter vessel. How many moles of O2, how many moles of O2 should be added, how many moles of O2 should be added to make concentration of NO, to make concentration of NO 0.04 मोलर, 0.04 मोलर। देखो अगर तुमने अभी मैंने जो तरीका सिखाया उससे चलोगे बहुत आसानी से क्वेश्चन होगा, बिल्कुल वही स्टेप्स लिखना जैसे हमने सीखा है। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, वहां पर मैंने बता दिया था कितना डी डाला है, अब मैंने यही पूछ लिया मैंने कितना डी डाला है, पहले मैंने बता दिया था, अब मैंने यही पूछ लिया कितना डाला है मैंने,
तो प्रोसेस को वैसे ही रखना, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ कि स्टेप्स में छेड़खानी मत करना, क्वेश्चन फिर दिक्कत कर देते हैं। रिपीट कर दूं, रोहित शर्मा आ जाए क्यों नहीं भाई, क्रिकेट खेल रहे हो? अच्छा भाई लगन से पढ़ रहा है फिर भी, बहुत बढ़िया, पद्मश्री मिलेगा भाई तुझे। ठीक है, 1 mole N2, 2 mole O2 and 3 mole NO are present at equilibrium in 10 liter vessel. How many moles of O2 should be added to make concentration of NO 0.04 molar? मतलब क्या है, मेरा ये N2 है प्लस O2 है, वो इक्विलिब्रियम में किसके साथ है, NO के साथ। तो याद है ना, और क्या मैंने कमी क्या छोड़ी है इसमें, दिख रही है किसी को कमी? तो यहाँ पर बैलेंसिंग तो जरूरी करनी है। ठीक है, और इक्विलिब्रियम पर मुझे क्या गिवन है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, छेड़खानी, छेड़ेंगे इसको। तो छेड़ेंगे तो हम कैसे छेड़ रहे हैं, O2 डाल रहे हैं। ठीक है, तो मैंने बाहर से क्या डाल दिया, O2। O2 कितना डाला मुझे नहीं पता, तो मैं मान लेता हूं N। ठीक है, अगर मैं X मानूंगा ना, जब तुम आगे रिएक्शन चलाओगे उसको भी X में चलाओगे और X को मिक्स कर दोगे, तो उसको अलग ही रखो। अभी तुम X लिखोगे ना, तुम्हें दोनों X सिमिलर दिखेंगे, आदत होती है ना, तो इसको N ही रखो। ठीक है, और ये मेरा 1 है और ये मेरा 3 है, तो ये मेरा क्या है, डिस्टर्ब्ड इक्विलिब्रियम। रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी बैकवर्ड में, क्यों? रिएक्टेंट ऐड हुआ है, क्यूसी की टर्म्स में बता सकते हो कैसे, एन की वैल्यू तो पता नहीं। ठीक, 2 से बड़ा तो नहीं हो जाएगा, इसके लिए वैसे क्यू से पहले केसी तो निकाल सकते हो, क्या आएगा 9 बाय, पक्का वॉल्यूम नहीं है, डेल्टा एन जी 0 है, तो जो के एन होगा वो केसी होगा। तो यहाँ पर ये शॉर्टकट काम आते हैं, सोचना ही नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे बीच में लिख ही दो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा, ये फॉरवर्ड। तो दोनों तरीके से बता सकते थे ना, एक तो ली चैटरली के हिसाब से और एक क्यू के हिसाब से। एक ली चैटरली और अगर मैं क्यू के हिसाब से बता सकता, दोनों के हिसाब से बता सकता। क्यू यहाँ पर मेरा क्या आ रहा था, 3/2 + n, ये 9/2 + n। तो पता है इसकी वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी उससे, तो हो जाएगा। तो आंसर बताएगा इसका, आंसर तो भाई मुझे नहीं पता, बताओ फिर। 1/18 है 101/18, 101/18 या 101 तो मेरा हाउस नंबर है। ठीक है, देखो यहाँ पर मेरी रिएक्शन किस में जा रही है, फॉरवर्ड में, तो 1 में से क्या माइनस होगा, x, यहाँ पर 2 + n - x। यहाँ पर मैंने n इसी वजह से लिया, समझ गए ना, अगर मैं यहाँ पे x लेता तुम यहाँ पर भी x और x काटा, ये तुमने जरूर करना था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा 3 + x। तो अब यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, ये रीएस्टैब्लिश्ड इक्विलिब्रियम है। हाँ 3 + 2x तो वही भूल गए। ठीक है, तो रीएस्टैब्लिश्ड इक्विलिब्रियम, रीएस्टैब्लिश्ड इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पर तुम्हें अननोन वेरिएबल कितने दिख रहे हैं, तो इक्वेशन कितनी चाहिए, पहली इक्वेशन कौन देगा, केसी, और दूसरी जो हमें डाटा गिवन है। ठीक है, तो मेरा क्या हो गया, किसकी वैल्यू गिवन है, इसकी, तो मेरा क्या बन गया, ये तो मुझे क्या यहाँ पर गलती हो जाती है, ये मेरा क्या है, मोल्स है, इसको डिवाइड बाय 100 जरूर कर देना कंसंट्रेशन बनाने के लिए, किसके इक्वल हो जाएगा 0.04। तो ये क्या बन जाएगा 3 + 2x = 4, तो 3x = 1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.5 बोलूंगा मैं तो। ठीक है, तो बस यहाँ पर अब वैल्यू पुट कर दो, हो जाएगा। तो केसी क्या हो जाएगा, केसी तो वही रहेगा 9/2 विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 + 2x, x की वैल्यू क्या है 1/2, तो क्या बन जाएगा 4, तो 4 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 - x, क्या बन जाएगा 0.5 का स्क्वायर, स्क्वायर नहीं सॉरी ऐसे। ठीक है, और ये 2 + n - x क्या बन जाएगा, ये 1.5 + n। बस यहाँ पर अब n की वैल्यू तो निकालनी। ठीक है, क्या आ गया n की वैल्यू, यही है क्या पक्का,
101/16, बहुत खुशी हुई। ये आंसर देख 18। सेम इक्वेशन बन रही थी, आएगी नहीं इससे वैल्यू। क्या सेम इक्वेशन बन रही थी मेरी, वैल्यू नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी भाई? एक इक्वेशन को भाई सोल्व करना होता है तो आएगी क्यों नहीं? मैथ्स में कोई वो है क्या, ड्रॉबैक है क्या मैथ्स के? ड्रॉबैक है क्या मैथ्स का कुछ कि वो इक्वेशन को सोल्व नहीं कर सकता कोई? जैसे मर्जी करके आएगी, डेसिमल में आएगी, आएगी तो सही। नहीं आएगी तो बताना, ठीक है? सच्ची मजाक नहीं कर रहा। तुम कह रहे हो ना आएगी नहीं, मेरे को समझना क्यों नहीं आएगी है। चलो अगले बढ़, कर दो ना, बैकवर्ड चलो, कर लिया नोट? तो अब हम इसको समराइज कर लेते हैं। वो समराइज क्या है? अगर मैं इफ रिएक्टेंट एडिड, ठीक है, अगर रिएक्टेंट एडिड या प्रोडक्ट रिमूव तो रिएक्शन कहां जाएगी? बता दो। ये दोनों सेम केस हो गए ना। अगर मैं, मेरी एक रिएक्शन है A प्लस बी गिविंग C प्लस डी, अगर मैं इस केस में बाहर से A डाल देता हूं तो रिएक्शन कहां जाएगी? फॉरवर्ड। कहेगी भाई मुझे तो A खत्म करना है किसी भी तरह, मैं फॉरवर्ड में जाऊंगा या जाऊंगी जो भी है, ठीक है। और अगर मैं D निकाल देता हूं तो इसका मतलब क्या हो गया? मैंने D निकाल दिया, उसको आ जाएगा गुस्सा, भाई तूने D कैसे निकाल दिया? तो वो क्या कहेगा? भाई मैं तो फॉरवर्ड में ले जाऊंगा, मैं D बनाऊंगा, तेरी ऐसी की तैसी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अगर हम R ऐड कर रहे हैं या प्रोडक्ट रिमूव कर रहे हैं तो रिएक्शन कहां जाएगी? फॉरवर्ड में। चाहे तुम ली चैटर्जियट से देख लो या तुम Q से देख लो। और अगर मैं R को रिमूव कर देता हूं, ठीक है, रिएक्टेंट रिमूव या प्रोडक्ट एडिड, तो रिएक्शन कहां जाएगी? कहां जाएगी? अगर मैं रिएक्टेंट उड़ा देता हूं, मैंने A को बाहर निकाल दिया, तो A की तो भाई कमी महसूस होगी, B को रह नहीं पाएगा, तो C और D मिलके क्या बनाएंगे? इसको A बनाने लग जाएंगे, तो मेरी रिएक्शन कहां जाएगी? बैकवर्ड। ठीक है, तो आगे लिखो। सेकंड पार्ट क्या था इसका? ऑल कंपोनेंट की अगर हम कंसंट्रेशन चेंज करते हैं, ऑल कंपोनेंट, ठीक है। अगर ऑल कंपोनेंट्स की हम करते हैं तो कैसे कर सकते हैं? वॉल्यूम को डिक्रीज कर देंगे, ठीक है, या प्रेशर को इंक्रीज, एक ही बात है। तो हम एक ही केस पकड़ेंगे, दूसरा उसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से समझना। पहले तो मैं सिंपल तुम्हें बताता हूँ, ये इनडायरेक्टली अगर मैं बोलूँ सीधा सीधा, तो ये डेल्टा एनजी पर डिपेंड करता है। किस पर करता है? डेल्टा एनजी पर। तीन केस बनते हैं, डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0, डेल्टा एनजी इज इक्वल टू 0 और एक डेल्टा एनजी लेस देन 0, ठीक है। तो मैं पहले तुम्हें सीधा शॉर्टकट बता देता हूँ, उसके बाद समझते हैं, क्योंकि एंड में तुम्हारा शॉर्टकट ही काम आना है। समझाऊंगा लेकिन शॉर्टकट से करोगे सही रहेगा। एक बात बस ध्यान रखना, समझाता हूँ, पहले शॉर्टकट देख लेते हैं, उससे आसानी हो जाती है। डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0, तुम्हारे पास कोई भी बुक की क्या होती है? पेज, फोन में, हाँ, तो बस पीडीएफ याद रखो, पीडीएफ, ठीक है। तो तुम्हारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर मैं डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0 में, बस ये याद रखना डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0 में लगेगा ये, ठीक है। तो प्रेशर डिक्रीज जब होगा तो रिएक्शन किस में जाएगी? तो अब इसका उल्टा कर दो, अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो किस में जाएगी? ये तो ऑब्वियस ही बात है, याद तो एक ही रखना है, ठीक है। वॉल्यूम अगर मैं इंक्रीज करता हूं तो किस में जाएगी? फॉरवर्ड, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। अगर मेरी प्रेशर डिक्रीज से फॉरवर्ड में जा रही है तो वॉल्यूम इंक्रीज से फॉरवर्ड में जाएगी। अब चौथा क्या बन जाएगा? वॉल्यूम डिक्रीज से क्या होगा? बैकवर्ड। तो तुम्हें याद तो चारों नहीं रखने, याद तो बस एक ही रखना है, पीडीएफ, बस पीडीएफ याद कर लिया, हो गया तुम्हारा। अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी बताता हूँ, ये तो पहले शॉर्टकट बता रहा हूँ क्योंकि ये यूज करोगे तो। ज्यादा सोचने वाला लगाते हैं ना तो गलती कर देते हैं। पीडीएफ याद रखो, क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? नो चेंज, इनकी ऐसी की तैसी, हम चेंज ही नहीं होने देंगे। डेल्टा एनजी 0 में कोई चेंज ही नहीं आता, अभी प्रूफ भी करूंगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा? जस्ट उसका उल्टा, इसका उल्टा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर अगर प्रेशर डिक्रीज पे फॉरवर्ड था तो यहाँ क्या होगा? प्रेशर डिक्रीज पे बैकवर्ड, ठीक है। वो प्रेशर इंक्रीज पर अगर बैकवर्ड था तो यहाँ क्या होगा? वॉल्यूम इंक्रीज पे फॉरवर्ड था तो यहाँ क्या होगा? और वॉल्यूम डिक्रीज पर वो बैकवर्ड था, यहाँ क्या होगा? तो याद तो बस तुम्हें एक यही रखना है, इकलौता है बस, याद तो और कुछ करना ही नहीं, बस ये याद रख लो, सारा अपने आप उसी टाइम पर 1 सेकंड में बन जाता है। और ये तो तुम्हें पता ही है बॉयज को। अभी समझाता हूँ क्या होता है, ये तो अभी हमने बस तरीका देखा कैसे करना है।
अब देखो फिजिकल सिग्निफिकेंस समझाता हूँ। मान लो मेरी एक रिएक्शन थी, कुछ भी रिएक्शन थी, ठीक, कुछ भी रिएक्शन थी, ठीक है। मान लो मैंने बाहर से प्रेशर इंक्रीज कर दिया, ठीक है, मान लो मैंने बाहर से प्रेशर इंक्रीज किया, या कंसंट्रेशन मतलब मैंने वॉल्यूम क्या कर दी, आधी कर दी, ऑब्वियस सी बात है, प्रेशर इंक्रीज या वॉल्यूम मैंने डिक्रीज कर दी, बात तो एक है ना, दोनों का मतलब, ठीक है, प्रेशर डबल कर दिया या वॉल्यूम हाफ कर दी, दोनों से कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, डबल इनडायरेक्टली, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब भी मैं प्रेशर इंक्रीज या वॉल्यूम हाफ करता हूं, तो तुम बताओ, जब मैंने प्रेशर को इंक्रीज किया तो इनडायरेक्टली मैंने बाहर से क्या किया, प्रेशर दिया, और वो क्या करना चाहता है, रेजिस्ट करना, वो कहेगा तेरी ऐसी की तैसी, प्रेशर इंक्रीज करता है, वो कहां की तरफ मूव कर जाएगा, जहां पर नंबर ऑफ मोल्स कम है, क्योंकि तुम्हें पता है अगर मोल्स नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे तो उनका प्रेशर भी कम होगा, ऑब्वियस ही बात है। अगर मैं अपनी रिएक्शन को वहां ले जाऊं जहां मेरे मोल्स कम हो जाएंगे और वहां पे मेरा प्रेशर कम होता है, तो मैंने जो एक्स्ट्रा प्रेशर बाहर से दिया है वो कम हो गया, हमने जो दिया था, रिएक्शन का काम क्या था, उसको अंडू करना, कर दिया उसने। तो ध्यान रखना, ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर, लिख लो, ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर, वॉल्यूम वाला अपने आप हो जाएगा, बस प्रेशर वाला याद रख लो, ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर रिएक्शन विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन, reaction will shift in that direction in which total gaseous moles decreases, ठीक है, गैशियस की बात होगी क्योंकि बाकी की तो औकात ही नहीं है, सॉलिड लिक्विड की तो प्रेशर एक्सर्ट करने में। दोबारा बोल रहा हूं, ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर रिएक्शन विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन इन विच टोटल मोल्स जो भी गैशियस है वो डिक्रीज होते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल देखता हूं एक, ठीक है, ये नोट कर लिया ना सबने, ठीक है, एग्जांपल देता हूं। मान लो मेरी एक ही रिएक्शन होती है N2 प्लस 3H2, ठीक है, ये क्या बना रहा है 2NH3, ठीक है। अगर मैं बाहर से मैं इनडायरेक्टली इसका प्रेशर इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक है, तो अगर मैं प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूँ तो कहाँ की तरफ जाएगा, उसको डिक्रीज करना चाहेगा, तो डिक्रीज कब होगा, जब वो लेस नंबर ऑफ मोल्स की तरफ आएगा, तो यहाँ पर लो प्रेशर कंडीशन लग जाएगी। इसमें तुम वो भी लगा सकते हो डायरेक्ट, यहाँ पर डेल्टा एन जी क्या है, लेस देन 0, ठीक है, तो उसके अंदर प्रेशर डिक्रीज पीडीएफ था, तो यहाँ क्या हो जाएगा पीडी बी, तो प्रेशर डिक्रीज पे अगर बैकवर्ड हो रहा है तो प्रेशर इंक्रीज पे क्या होगा फॉरवर्ड, अभी हमने क्या देखे फॉरवर्ड, ठीक है। तो कैसे भी कर लो आंसर सेम ही आएगा। एक इसका क्यू के साथ बता देता हूँ कि कैसे करते हैं, क्यू के साथ, वहां से और क्लियर हो जाएगा। हम 2-3 तरीकों से इसको समझ ही लेते हैं। ये नोट कर लिया ना, कर लिया ना। तो यहाँ पर मेरे को क्या करना पड़ेगा, अगर अमोनिया ज्यादा बनाना है, अगर मुझे अमोनिया ज्यादा बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, प्रेशर इंक्रीज। अब ध्यान से देखना, मैं तुम्हें केस देता हूँ, वो चीज देखते हैं कि यहाँ पर मेरा डेल्टा एन जी 0 पर क्यों नहीं चेंज हुआ, ठीक है। मान लो मेरी इनिशियल कंसंट्रेशन थी 1 और 1 इक्विलिब्रियम पर, ठीक है, इक्विलिब्रियम पर। मान लो मैंने कंटेनर की वॉल्यूम क्या कर दी आधी, ठीक है, पहले इतना था, अब मैंने क्या कर दिया इतना, ठीक है। अगर मैंने इनकी वॉल्यूम आधी कर दी तो इनकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, डबल, ऑब्वियस ही बात है, पहले 1 1 तब क्या हो जाएगा 2 2। इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आया था 1, अब मेरा क्यू क्या आ गया 1, इसका मतलब क्या हो गया, ना मेरी रिएक्शन आगे जाएगी ना पीछे जाएगी, मेरा क्यू किसके इक्वल हो गया के के। इसी वजह से यहाँ नो इफेक्ट होता है, समझ गए। एक और केस देख लेते हैं। मान लो मेरा है ए गिविंग बी प्लस सी, ठीक है, ए गिविंग बी प्लस सी, मान लो मेरे 1 1 1 थे, ठीक है। मैंने इसकी कंसंट्रेशन क्या कर, मतलब मैंने वॉल्यूम क्या कर दी हाफ, तो कंसंट्रेशन क्या हो गई डबल, तो क्या हो जाएगा 2 2 2। इसके लिए के की वैल्यू क्या थी 1, अब क्यू की वैल्यू क्या है, क्या है 2 × 2/2, तो क्या आ जाएगा 2। तो मेरा के क्या है 1, क्यू क्या है 2, तो रिएक्शन कहाँ की तरफ जाएगी बैकवर्ड। समझ रहे हो, हमने तीनों तरीके से देख लिया, ठीक है, शॉर्टकट से पीडीएफ वाला भी, ठीक है, ली चैटलियर से भी, और हमने क्यू से भी देख लिया, ठीक है। नोट कर लो इसको, क्योंकि जब न्यूमेरिकल आते हैं तब वहां पर यही काम आते हैं। ध्यान रखना, वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के इनवर्स है, तो बस एक ही याद रखो, दूसरा उसका अपोजिट हो जाएगा। सबसे इसलिए बेस्ट है पीडीएफ वाला, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं, कुछ भी नहीं सोचना कि कम होगा ज्यादा होगा। अगला लिखो, इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। बेटा ये इक्विलिब्रियम ही होता है, मैं अब इक्विलिब्रियम को छेड़खानी कर रहा हूं, तो इक्विलिब्रियम ही रहेगा हमेशा। जब हम पहली स्टेटमेंट लिखो ना वो इक्विलिब्रियम में, ये फिर मैंने उसको क्या किया डिस्टर्ब कर दिया इक्विलिब्रियम को। ठीक है, इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर,
बस अगली क्लास में तो अपना ये खत्म हो जाएगा चैप्टर। ठीक है, इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। अब एक टेम्परेचर की खास बात है, ठीक है, एक तो मैंने क्या किया, कंसंट्रेशन के साथ छेड़खानी की, ठीक है, वो दो तरीके से किया हमने, एक तरीका और ये दो तरीका। दूसरा क्या है, मैं इनर्ट गैस भी डाल सकता हूँ, अभी आगे करवाऊंगा, ठीक है, एक ये हो गया, ठीक है। ये जो मेरे हैं ये दोनों, ठीक है, ये दोनों के इक्विलिब्रियम का छेड़खानी करते हैं, समझ रहे हो, बस छेड़खानी। लेकिन जो टेम्परेचर महाराज जी है वो क्या करते हैं, के इक्विलिब्रियम को ही बदल डालते हैं, ठीक है, वो अपने हिसाब से के इक्विलिब्रियम को ही बदल जाते हैं, क्योंकि ये तो बस उसको डिस्टर्ब कर पाते हैं, लेकिन जो मेरा टेम्परेचर होता है वो के इक्विलिब्रियम को ही बदल देता है। तो ध्यान से समझना कि ये थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो चेंज, उसकी इक्वेशन पता ना क्या होती है, एक इक्वेशन होती है, क्या होती है, लो K2 by K1 इज इक्वल टू डेल्टा H बाय 2.303 R 1 by T1 माइनस 1 by T2, 1 by T2। कौन सी इक्वेशन है ये, तो ये इक्वेशन तो सबको याद ही होती है, इसलिए इसके बारे में ज्यादा नहीं करूंगा, इसके थ्रू हम इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे बस, ठीक है। अगर मेरी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, ठीक है, केस 1 लेते हैं, अगर मेरी रिएक्शन, पहले एंडो ले लेते हैं, चलो एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक मतलब क्या हो गया, यहाँ पर मैं डेल्टा H क्या होगा, ठीक है, पहले रिएक्शन इसकी तरफ से समझते हैं, डेल्टा H पॉजिटिव होगा। अगर एंडोथर्मिक है तो मेरा फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, क्या होगा, ज्यादा होगा। एंडोथर्मिक में क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट होता है, तो क्या होता है, लो होता है ना, तो यहाँ पर मेरा क्या होगा, T2 छोटा होगा T1 से, ठीक है, मतलब T1 बड़ा होगा। अगर मेरा T1 बड़ा है तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं इस वैल्यू पर जाऊंगा 1 by T1 माइनस 1 by T2 की वैल्यू क्या आएगी, अगर ये बड़ा है T1 तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी वैल्यू छोटी होगी, तो इसकी वैल्यू मेरी ओवरऑल क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ गई। अगर लो K2 by K1 मेरा क्या आ रहा है, नेगेटिव, इनडायरेक्टली, ठीक है, ये तो पॉजिटिव है, ये तो कुछ देता ही नहीं, और ये मेरी नेगेटिव आ गई, तो अगर ये मेरी नेगेटिव आ रही है इसका मतलब क्या हो गया, K1 क्या हो जाएगा, K2 से, ठीक है। कुछ गड़बड़ हुई है ना, एंडोथर्मिक में हमारा जो फाइनल टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज होता है ना, इंक्रीज होता है, वही तो देख, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, और ये क्या बन जाएगा मेरा, तो यहाँ पर मेरा K1 बढ़ा, ठीक है, गलती हो गई थी, कोई बात नहीं, माफ करना, ठीक है, ठीक है, क्षमा कर देना। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है वो क्या फेवर करती है, फेवर क्या करती है, हाई टेम्परेचर, ठीक है। ऑब्वियस क्या, देखो मेरी एक रिएक्शन थी A प्लस बी गिविंग C प्लस डी, ये रिएक्शन थी मान लो, ठीक है, ये एंडोथर्मिक है, मतलब इसको हीट चाहिए साथ में, ठीक है, ये आगे जा रही है, अगर मैं इसको बाहर से और हीट दूंगा तो इसका फायदा ही है, ये क्या चाहती थी, मेरे को हीट चाहिए, मैं टेम्परेचर राइज करूंगा, इनडायरेक्टली हीट ही आ रही है, तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो ये रिएक्शन और कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड में। तो लिख लेना फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, भाई ये तो बाहर ऐसे देख रहे हैं, खा जाएंगे। फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन हाई टेम्परेचर इज फेवर्ड, हाई टेम्परेचर इज फेवर्ड। तो एक्सो में क्या हो जाएगा, उल्टा, तो लिख लेना फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस लो टेम्परेचर इज फेवर्ड। एक बार बताओ, बेचारा A प्लस बी मुझे क्या दे रहा है, C प्लस डी प्लस हीट, बेचारा पहले इतनी गर्मी निकाल रहा है, मैंने उसको और गर्मी दे दी बाहर से, उसका तो माथा खराब हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, कहेगा भाई बैकवर्ड में चलो, भाई मेरे बस का नहीं है इतनी हीट को संभालना, इतना हाई टेम्परेचर, तो रिएक्शन किस में चली जाती है, बैकवर्ड में, इस वजह से लो टेम्परेचर। तो लिख लो फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन लो टेम्परेचर इज फेवर्ड। समझिए, टाइम बचा ना अपने पास अभी, ठीक है, खड़े रहने दो, ठीक है। अगर मैं तुमसे पूछता हूं एक्सोथर्मिक में के फॉरवर्ड और के बैकवर्ड में कौन बढ़ता है कौन छोटा होता है, क्या बताओ, इन दोनों में से किसकी वैल्यू बढ़ती है किसकी कम होती है, क्या हाई या लो, यही तो पूछ रहा हूँ, तो लो टेम्परेचर पे क्या ज्यादा होगा, मतलब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ
तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस में किसकी वैल्यू बढ़ती है और किसकी छोटी होती है? के भी बढ़ेगा क्योंकि रिएक्शन किस में आ रही है, बैकवर्ड में आ रही है, तो वो कम होगा के एफ। तो क्या होता है के एफ बाई के बी, ठीक है। एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन बैकवर्ड में आती है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये बढ़ गया और ये क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो मेरा के इक्विलिब्रियम क्या हो जाता है, वही होता है। लेकिन ये अप्रोच गलत है। रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे बढ़ते ही बढ़ते हैं, उनका लेना देना नहीं होता एक्सोथर्मिक को एंडोथर्मिक को। हमेशा रेट कांस्टेंट को कभी रिलेट मत करना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से। होता क्या है, के फॉरवर्ड बाय के बैकवर्ड है ना, जो के की वैल्यू आएगी ये भी बढ़ेगा ये भी बढ़ेगा, लेकिन ये कि ज्यादा बढ़ जाता है, इस वजह से छोटा हो जाता है, समझ रहे हो। तो ये बात भूलना मत, एक्सोथर्मिक हो चाहे एंडोथर्मिक हो, रेट कांस्टेंट हमेशा बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ाने पे। लिख लो नोट बना के, रेट कांस्टेंट always increases with increase in temperature. It do not depends whether reaction is exothermic or endothermic. उसे कोई फर्क नहीं पड़ता एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, उसने बढ़ना ही है। बस ये हो जाता है कि वो ऊपर वाली टर्म ज्यादा बढ़ जाएगी, नीचे वाली ज्यादा बढ़ जाएगी, जिससे मेरा डिनोमिनेटर मतलब जो नेट रिजल्टेंट आएगा वो छोटा हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, लेकिन बढ़ेंगे दोनों, ठीक है। तो ये पक्का ध्यान रखना कि ऐसे लिख के काटा मार देना, जिंदगी भर नहीं सोचना ऐसा।